कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान मन के जतु भाई बटले जोहार और स्वागत है रोमनकर कार्यक्रम और में। साथी रुमकी का भी आप सभी को नमस्कार। और हम दोनों ना हर बार कुछ नया लेकर आते हैं और आज भी हम कुछ नई जानकारियां लेकर आए हैं, लेकिन इन्हें देने से पहले क्या करेंगे कृषि हम? समाचार देख लो थी मन। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सपा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अनुदान पर उपलब्ध है साइलेज निर्माण की सुविधा। केंचुआ खाद तैयार करने के लिए करें स्थानीय केंचुआ का उपयोग। बेहतर उत्पादन के लिए गेहूं फसल को रखें खरपतवार से मुक्त। और अब समाचार विस्तार से। पशुपालन के विकास के लिए पशुपालक पशुपालन विभाग से साइलेज निर्माण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। विभाग का उद्देश्य है जिस मौसम में हरा चारा का उत्पादन बहुतायत में होता है उस समय उपयोग से अतिरिक्त मात्रा के हरा चारा को साइलेज के रूप में संरक्षित करना, ताकि हरा चारा की अनुपलब्धता के समय साइलेज का उपयोग किया जा सके। इसमें पशुपालकों को 100% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। लाभुक के पास 2.5 एकड़ जमीन होना जरूरी है। चुने गए लाभुक को 1,05,000 रुपये साइलेज पिट एवं शॉफ कटर मशीन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। झारखंड के किसान अगर अपने खेतों में केंचुआ खाद का उपयोग करना चाहते हैं और इसे अपने घर में खुद बनाना भी चाहते हैं तो स्थानीय केंचुआ के किस्मों का उपयोग करें। यहाँ छोटा नागपुर में एसोनिया फोर्टिडा नामक किस्म पाई जाती है जो यहाँ के वातावरण के लिए काफ़ी उपयुक्त है। किसान इस केंचुए का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं फसल में खरपतवार की समस्या से उत्पादन में 40% तक की गिरावट आ सकती है। इसलिए किसान भाई बुआई से 40-50 दिनों बाद तक गेहूं फसल को खरपतवार से मुक्त रखने की कोशिश करें। गेहूं में खरपतवार की समस्या होने पे 40% तक उत्पादन में गिरावट आ सकती है। किसान भाइयों को चाहिए कि खरपतवार को वो 40 से 50 दिन तक खरपतवार से गेहूं की फसल को मुक्त रखें। इसके लिए किसान भाइयों को 2 बार कम से कम 20 दिन तथा 40 दिन पर किसान भाइयों को निराई गुड़ाई करनी चाहिए। तथा अगर 35 दिन पे वो 2,4-D और सल्फर सल्फ्यूरान नाम केमिकल जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है इसका वो प्रयोग करते हैं तो उनको चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों से निजात मिल जाएगी और उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जो किसान लत्तर वाली सब्जी फसल लौकी की खेती करना चाहते हैं उन्हें इस फसल से ज़्यादा उपज देने वाले उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार की सलाह है। हमारे यहाँ किसान भाई अगर कद्दू की खेती करते हैं तो उन्नत जो किस्में हैं वो अर्का बहार, नरेंद्र रश्मि, अर्का पूषा मेघदूत और पूषा नवीन, ये सब बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं। और ये सारी वैरायटियाँ हम लोग को हॉर्टिकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च प्रोग्राम प्लांडू से हम लोग को सारी बीज मिलती है। और हम लोग को जो बीज लगता है इसमें 3 से 4 kg सीड रेट हम लोग को प्रति हेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग इस सारे बीज का उपलब्ध करवा सकते हैं। हम लोग को पहले भी ऑर्डर दिया जाएगा तो हम लोग किसानों के लिए ये सब बीज उपलब्ध करवा देंगे। भुट्टे से मक्के का दाना छुड़ाना बहुत ही मेहनत का काम है और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। किसान भाई इसी काम को कम समय में आसानी से संपन्न करने के लिए ट्यूबलर हैंडमेड शेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज जिस सफल किसान से हम मिलने वाले हैं उनका कृषि कौशल ज्ञान ही उनकी कामयाबी का राज है। वही किसान अपनी फसलों से अच्छी उपज प्राप्त करने में कामयाब रहता है जिसके पास पर्याप्त कृषि अनुभव हो। अनुभव के लिए किसान को अपने खेती के हर काम और हर परिणाम से हमेशा कुछ न कुछ नई बात सीखने को होता है। वही किसान अपनी फसलों से अच्छी उपज प्राप्त करने में कामयाब रहता है जिसके पास पर्याप्त कृषि अनुभव हो। अनुभव के लिए किसान को अपने खेती के हर काम और हर परिणाम से हमेशा कुछ न कुछ नई बात सीखना होता है। आज जिस सफल किसान से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो आप टमाटर देख रहे हैं उसमें अभी भी फ्रूटिंग जो है सो चालू है और कुछ तैयार टमाटर भी है। और हमें पूरा उम्मीद है कि एक पौधा से कम जो है सो 5 से 7 kg जो है सो हम जो है सो उत्पादन जो है सो लेंगे। और कितनों जो है सो गिरा हुआ बाज़ार भी है 3 रुपये 4 रुपये भी, तो समझिए कि 20 से 25 रुपया हमको कितनों कम समझिए कि हम रेट में बेचे
तो हमको जो है सो 20 से 25 रुपये एक पौधा में आएगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2150 रुपये से 2250 रुपये। चावल मध्यम 2450 रुपये से 2550 रुपये। चावल उत्तम 3350 रुपये से 3550 रुपये। गेहूँ 1750 रुपये से 1850 रुपये। चना 3350 रुपये से 3450 रुपये। दाल अरहर 5550 रुपये से 6450 रुपये। दाल मसूर 4700 रुपये से 5100 रुपये। दाल चना 3700 रुपये से 3800 रुपये। सरसों तेल 9000 रुपये से 9400 रुपये। चीनी 3150 रुपये से 3250 रुपये। आलू 700 रुपये से 800 रुपये और प्याज 900 रुपये से 1000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत ढेर सारी जानकारियां हमने आपको दिलाई। साथ ही मौसम के मिजाज के बारे में जाना, मंडी का क्या भाव रहेगा इसके बारे में भी हमने जानकारी दे दी। देखो भौजी, हमारे मन कार्यक्रम के आगे तो लेगा मुदा हमारे मन देख लो थी संदेश के। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। देखो किसान मन फिर से रोमन का कार्यक्रम में हमारे मन स्वागत करे थी और जानकारी रोमन खातिर हमारे मन बहुत सन लेके आए है और बढ़िया बढ़िया जानकारी रोमन खातिर है। जानकारी कर और हमारे मन करी लायक तो बिल्कुल। और आज की जो हमारी जो पहली वाली जो जानकारी है वो ये है कि गोभी जो फसल है उसकी देख रेख किस तरह से की जाए, क्या क्या सावधानियां रखी जाए, इनके पूरे जो बातें हैं वो आज हम हमारे किसान भाइयों के सामने रखेंगे और पूरी जानकारी देंगे। देखो हमारे मन के जानकारी होना बहुत जरूरी है किसान मन की। हमारे मन खेती बाड़ी को तो करत ही मुदा, लेकिन इकर में क्या है कि का इकर में बचाव होए चाहिए, कैसे इकर परीक्षण हमारे मन के करना है, इकर जानकारी हमारे मन के नहीं होएला। हाँ तो किसान मन आओ हमारे मन फटाफट जानकारी कर लो थी विशेषज्ञ से। विशेषज्ञ हैं नंदना कुमारी जी। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोवा स्थित आज हम कृषि विज्ञान केंद्र में हैं और आज हमारे साथ है जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर नंदना कुमारी, जो हमें बताएंगी कि फूल गोभी के जो है परिरक्षण किस प्रकार से करें, उसके मूल वर्धन के बारे में वो विशेष जानकारी आपको देंगे। मैडम जो है मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में जो है ये जो है कटोरी में जो है गोभी के फूल सूखे हुए दिख रहे हैं, ये क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। बिल्कुल सही कहा किरण। पहले तो मैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों एवं ग्रामीण बहनों को जोहार करती हूँ जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग के कृषि संबंधित जितने भी रोज़मर्रा की समस्याएं हैं उनका समाधान मिल सकेगा। तो जैसे कल किरण क्या हुआ, हमारे यहाँ एक फार्मर आया, किसान आया और उसने मुझे ये दिया
और उसने मुझसे ये सवाल किया कि जब हमारा गोभी प्राकृतिक रूप से इस तरह के रंग में, स्वाद में और खूबसूरती में है, तो धूप में सुखाने के बाद वो ऐसा कैसे हो जाता है। अब वो चाहता है कि मैं उसे ऐसी कौन सी विधि बता दूं जिससे फूल गोभी का प्राकृतिक रंग, स्वाद एवं उसकी खूबसूरती बरकरार रहे। मैडम, ये समस्याएं प्रायः देखा जाता है कि झारखंड की ही नहीं, अगर देखा जाए तो पूरे जो है, हम कहें तो हमारे भारतवर्ष में जो हमारे किसान भाई जो हैं वो इस तरह के प्रायः जो है संकट से जो है जूझते रहते हैं। क्या होता है कि गोभी सूख जाती है, फिर उनको अपने नेचुरल तरीके से जो है ना, वो चाहते हैं कि इस तरीके से बना रहे हमारा जो पौधा है, फसल है, चाहे जो भी है, ठीक है। तो उसके बारे में आप हमें बताएं कि ये किस प्रकार से करेंगे हमारे किसान भाई। किरण, ऐसा है कि जब भी मैंने बोकारो ज़िला के विभिन्न गांवों का दौरा किया तो मैंने ये पाया कि शुरू में, मौसम के शुरुआत में फूलगोभी का दाम बहुत रहता है और उस वक्त फूलगोभी की उपलब्धता बहुत कम रहती है। जैसे जैसे मौसम बीतता है, एक समय ऐसा आता है कि फूलगोभी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके दाम बहुत कम हो जाते हैं। ये परिस्थितियाँ किसानों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुँचाती है। मैं समझती हूँ कि औने पौने दाम पे फूलगोभी को अधिक मात्रा में बेचने के बजाय मैं किसानों को ये सलाह दूंगी कि वो उसका परिरक्षण करना सीखे। परिरक्षण अपने आप में बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन वो विधियां जो ग्रामीण स्तर पर घरेलू तरीके से किया जा सकता है, जिसको करना बहुत सहज हो, सरल हो एवं सुलभ तरीके से उपलब्ध सामग्रियों से करा जा सकता है, उनको वो एक्सेप्ट करें, उनको आत्मसात करें और इतनी आर्थिक क्षति को सहने के बजाय अपना भी पोषण करें, अपने परिवार का भी स्वास्थ्य सुरक्षित करें और अपनी आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करें। तो आज इसी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं किसान भाइयों को बहुत सहज एवं सरल तरीके से गोभी का परिरक्षण करना एवं उनका मूल्यवर्धन करना बताऊंगी। तो किसान भाई, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपके खेत से जो भी गोभी निकलते हैं तो आप क्या करते हैं मुख्यतः उसको कि खेत से निकले हुए गोभी को आप उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देते हैं और बिना धोए, बिना कुछ किए आप धूप में सुखा देते हैं। 3-4 दिन धूप में सुखाने के बाद आप इसको रख लेते हैं। यही उसके खूबसूरती, उसका रंग, उसका स्वाद को एक तरह से मतलब बहुत अधिक क्षति पहुंचाता है। काम तो यही करना है, लेकिन इसी काम को वैज्ञानिक तरीके से करना है। सबसे पहले आप जितने गोभी के डंठल हैं, ये जो डंठल हैं, हाँ, गोभी के डंठल और गोभी की पत्तियां सब आप अलग कर दीजिए इस तरीके से। हाँ, बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि सभी गोभी के टुकड़े एक जैसे टूटे हुए हों। ये आपको ध्यान में रखना है कि गोभी के फूल के टुकड़े जो हों वो एक जैसे हों। मैं ये जरूर जानता हूँ कि छोटे छोटे टुकड़े जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या बिल्कुल होगा? नहीं, किसान भाई इस तरह के टुकड़े कभी नहीं लें। जब भी लें आप इस तरह के टुकड़े लें और उसका कोशिश करें बड़ा हो। हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा नहीं, लेकिन मध्यम आकार का। कोशिश करें कि आपके जितने भी टुकड़े हों वो एक समान उसके बाद जब आप गोभी के टुकड़े को एक जैसा तोड़ लिया तो आप उसे धो लें। धोने के बाद आप सबसे पहले उसको ब्लांच कर लें। मैडम, आपको मैं रोकना चाहूँगी। धोने की अगर आपने बात कही है तो हमारे किसान भाई ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसको गर्म पानी में धोया जाए कि इसको ठंडे पानी में? बिल्कुल ठंडे पानी में धो लें। धोने के बाद आप ब्लांच कर लें। किसान भाई, ब्लांच एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जो बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ब्लांचिंग का उद्देश्य ये होता है कि जो फूलगोभी हमारे हैं वो जीवित होते हैं और तोड़ने के बाद जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं, जिसके कारण उसमें एंजाइमेटिक क्रियाएं होती रहती हैं जो उसे सड़ाते हैं, सड़ा देते जीवाणु जो। तो गोभी के अंदर जो एंजाइम है उसको मारने के लिए या उसकी क्रिया को रोकने के लिए हम ब्लांचिंग करते हैं। तो हमारे किसान भाई, ये 1 लीटर पानी, उबलता हुआ पानी है जिसमें आपने 1 किलो गोभी रखा और इसे कम से कम 5 मिनट, अधिक से अधिक 6 मिनट तक आप टाइम देख के इसको उबाल लें। उबालने के बाद इसको आप तुरंत, क्योंकि ये उबलता हुआ पानी है और गोभी बहुत नाजुक सब्जी होती है, तो आप इसको जब आपका 5 से 6 मिनट हो जाए तब आप इसे तुरंत ठंडे पानी में
डालकर इसे ठंडा कर लें। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गोभी एक नाजुक सब्जी है और अगर उसे उबलते हुए पानी में थोड़ी देर भी और छोड़ देंगे तो एक तरह से आपका पक जाएगा, गल जाएगा, पक जाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य गोभी को पकाना या उसको कुक करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है उसका संरक्षण करना। तो गर्म पानी से, उबलते हुए पानी से सारी गोभियों को हमने निकाला और तुरंत ठंडा पानी में उसे डाल दिया ताकि जो अधिक तापमान है, उबलते हुए पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसका असर खत्म हो जाए और पुनः ये गोभी ठंडी हो जाए। आप इस तरह से उसको तुरंत बिना समय गवाए आप उसे वक्त का जो है इसमें ख्याल ज़्यादा रखना होगा कि गोभी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना उबले। किसान भाई, ये KMS पाउडर है, ये गांव के इर्द गिर्द दुकान में नहीं मिलता है। अगर आप ऑर्डर करेंगे तो दुकान वाले ला देंगे। ये एक तरह का परिरक्षक है, देखने में ये बिल्कुल सफ़ेद चॉक पाउडर की तरह। अगर ये ना मिले तो इसके अलावा भी कुछ ऐसा है पाउडर? नहीं, ये आपको गांव में नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा भी सब अर्बन एरिया टाइप के दुकान में जरूर मिल जाएगा। तो ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट इसको बोलते हैं। 1 किलो गोभी एवं 1 लीटर पानी में 5 ग्राम इसको लेना होता है और आप इसको 5 ग्राम लेके पानी में डाल दें। किसान भाई, चूंकि ये केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है, इसलिए इसका बिल्कुल सही मात्रा लेंगे। KMS 5 ग्राम लेके आप इसे ठंडे पानी में डाल देंगे। डालने के बाद आप इसको अच्छे से चला देंगे। इस तरीके से हम इसे निकालेंगे, यानी कि इसके पानी जो है पूरी तरीके से इसमें से इस तरह से हमारे किसान भाई आधा घंटा KMS के सॉल्यूशन में रखने के बाद इसे निकाल लेंगे और आप किसी छायादार स्थान में इसको आप सुखा लेंगे। धूप नहीं लगनी चाहिए इसमें? नहीं, छायादार स्थान में मतलब डायरेक्ट सनलाइट लगने से या धूप लगने से इसका रंग, इसका स्वाद और इसका पोषणिक वैल्यू मतलब पोषण मान तीनों खराब होते हैं। तो उसको बचाने के लिए इसको बिल्कुल छायादार स्थान में जो साफ हो, स्वच्छ हो, उस स्थान पे आप सुखाएं और आपको जो गोभी मिलेगा सूखने के बाद वो बिल्कुल हूबहू ऐसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मतलब परिवर्तित रूप में आपको मिलेगा। और इस तरह के गोभी से जो हमारे किसान भाई मुझे लाए थे दिखाने के लिए, इस तरह तो आप बिल्कुल ही नहीं पाएंगे, आप इस तरह से पाएंगे। जी। यानी कि ये गोभी सूख करके इस तरीके का बन जाएगा और जिससे कि ये चूंकि हमारे किसान भाइयों ने किया है, ये वाला किसान भाइयों ने किया है, इसलिए जितनी अच्छी उत्पाद होनी चाहिए उतना नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी चूंकि अच्छे ढंग से किया तो कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलेगा। लेकिन अगर बिल्कुल हर बातों को गौर करके करेंगे तो आपका गोभी जो सूखने के बाद होगा वो लगभग इसी रंग खुशबू और पोषण मान का होगा। तो किसान भैया, जाते जाते आप सभी को जो है धन्यवाद, नमस्कार। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जोहार। हाँ, तो बड़ा बढ़िया जानकारी, बिल्कुल बहुत बढ़िया जानकारी रही कि अब गोभी के फसल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अब हमारे किसान भाई जान चुके हैं। लेकिन इसी के साथ साथ और भी एक जानकारी है जो जान लेने से हमारे किसान भाई बहुत ही लाभुक हो जाएंगे। रो लेकिन एक चीज़ है, जानकारी तो हमारे मन किसान मन के जरूर देव, लेकिन हमारे मन की संदेश की भी देख लेना बहुत जरूरी है किसान मन। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो? हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या? मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच?
100% सच और खुशियों की गारंटी। बड़ा बढ़िया संदेश भी ये है कि भाई अब देखो गर्मी का मौसम शुरू हो चुकी है, अब हमरे मन कर पानी कर जे देख रेख है, रख रखाव है, इसे भी कर लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और साथ ही बातें हम कर रहे थे कि हम दूसरी वाली जो जानकारी लेकर आए हैं आखिर वो क्या है, तो हम बता दें कि अभी मौसम है रबी फसलों का और साथ ही उनकी कटाई का भी। तो और देखो कटाई कर संगे संगे इकर जे भंडारण है, मतलब किसे हम इकर रख रखाव करब, इकर बारे में भी हमरे मन के जानकारी होना बहुत जरूरी है किसान मन। तो इकर बारे में हमरे मन जानकारी कर लो थी, जानकारी हमरे मन के देबो विशेषज्ञ अंजलि मिश्रा जी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद आई है, जहां आज हम बात करेंगे रबी फसलों की कटाई एवं भंडारण के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक श्रीमती अंजलि मिश्रा। मैडम, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है रबी फसलों की कटाई एवं भंडारण के बारे में, तो इसकी कटाई का सही समय कब है, कब हमारे किसान भाई खेतों में जाएं और अपने फसलों की कटाई करें? जी हाँ, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि रबी फसल में कटाई, तो मेन मुख्यतः तो है ये पहले जानना होगा कि रबी फसल में आते क्या क्या हैं। सबसे पहले रबी फसल में तो गेहूं आएंगे और उसमें कुछ दलहनी फसल जैसे कि अरहर हो गया और तिलहनी फसल भी इसमें आते हैं, जैसे सरसों हो गया, तीसी हो गया, ये सभी फसलों का अभी मेन रूप से समय है। और इसका कटाई में खास करके ये ध्यान रखते हैं कि ठीक जब ये सूखने लगता है, जैसे सरसों का खेत है या फिर तीसी का खेत है, ये जब सूखने लगता है यानी एकदम पीला होने के जस्ट बाद पूरा जो उसका फल जो ढका रहता है वो पूरी तरह ऐसा नहीं सूखना चाहिए कि ताकि वो खड़खड़ हो जाए और वो नीचे गिरने लगे। इसका खास ध्यान रखना है कि ठीक सूखने के जस्ट पहले हमको उसका कटाई करना है ताकि वो फसल हमारा खेत में ही न झड़ जाए और बर्बाद ना हो। और गेहूं की फसल का भी कटाई का समय आ चुका है, कहीं कट भी चुका है, कहीं कट भी रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ लगा हुआ भी है कि खेती ये गेहूं का फसल बहुत किसान काट भी चुके हैं इसको। अभी मेन रूप से इसका कटाई का समय आ चुका है, चाहे वो दलहनी फसल हो चाहे वो गेहूं हो। तो ये भंडारण वो कैसे करते हैं, भंडारण के समय किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है हमारे किसान भाइयों को? हाँ, जैसे कि रबी के फसल में हम भंडारण करते हैं, चाहे गेहूं हो, चाहे तिलहनी हो, चाहे दलहनी हो। जैसे गेहूं की फसल है, कटाई कर लेते हैं और जब हम भंडारण करते हैं तो सबसे मुख्य बात है कि उसका नमी का हम मेंटेन रखते हैं, मॉइस्चर को कंट्रोल करते हैं। यानी कि जैसे 7 से 10 डिग्री तक उसका मॉइस्चर आना चाहिए, 10 के ऊपर नहीं रखना चाहिए। पहले उसको अच्छी तरह से धूप में सुखा लेते हैं ताकि उसका मॉइस्चर कम हो जाए, और जब मॉइस्चर कम हो जाता है उसके बाद ही हम भंडारण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और भंडारण जिस रूम में हम करते हैं तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है हमको कि वो पूरी तरह साफ़ हो, स्वच्छ हो, मतलब उसमें पहले से कोई कीट ना हो। उसका सफाई अच्छे ढंग से कर लेते हैं हम लोग। और रूम में जो है खास करके बहुत किसान जो है पहले नीचे या तो पॉलीथीन भी लगा देते हैं शीट, उसके बाद सफाई करके उसमें भंडारण करते हैं हम लोग। और उसमें है कि पहले आप ये फ्यूमी एजेंट जैसे कि है EDB, इथिलीन डाइब्रोमाइड जो है केमिकल्स, उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं ताकि वो पूरे गेहूं में जैसे हम डालते हैं तो फ्यूमी एजेंट का काम है कि वो जाता है, जैसे टिकिया टाइप का हम लोग उसमें रखते हैं तो वो पूरे उसका वाष्प बन के पूरे में जो है घुलते ये पूरे अनाज में चला जाता है ताकि उसमें पूरे में असर हो और पूरे अनाज में कीट कहीं ना लगे। और उसको जो है हम लोग इस तरह से सावधानी करते हैं और सफाई का खास ध्यान रखते हैं, नमी भी रखते हैं और इस प्रकार से उसका गेहूं का हम भंडारण करते हैं। जैसे दलहनी फसल है, दलहनी फसल जैसे चना हो गया आपका और मूंग हो गया, मसूर हो गया, ये सब में भी काफ़ी कीड़े का प्रकोप होता है तो उसमें भी हम फ्यूमी एजेंट का ही उपयोग करते हैं। और जैसे EDB बताया उसको भी डालते हैं। दलहनी और जो है गेहूँ, इसके ही भंडारण में खास हमको ज़्यादा ध्यान रखना है और हमको उसका भंडारण करना है, उसको जो है कीड़े से बचाना है, उसका लाइफ बढ़ाना है और भंडारण करके सही समय आने पे हम उसको बाज़ार में बेच सकते हैं और अपना किसान भाई अपना उचित आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि भंडारण के समय किन किन बातों पर वो विशेष करके ध्यान दें। मेन जिस रूम में हम रखते हैं वो तो पहले उसमें रोशनी आना चाहिए और उसको पूरा जो है हम लोग बंद, खिड़की वगैरह जब स्टोर करते हैं तो खिड़की वगैरह सारा बंद कर देते हैं ताकि जो है फ्यूमी एजेंट जो है अपना ठीक से काम करे। और जब हम घरेलू स्तर पे या कम लेवल पे अनाज का भंडारण करते हैं, दलहनी फसल खास करके या जो गेहूँ भी है, तो उसको एयर टाइट डब्बे में रखते हैं। जैसे कि ड्रम है
या कोई भी टीना है या कुछ भी जो एयर टाइट उसमें हवा का आदान प्रदान न के बराबर हो, नहीं हो, तो उसमें जो हम फ्यूमी एजेंट डालेंगे, जो हमारा दवा डालेंगे, तो वो जो है पूरा जब फैलेगा तो वो अनाज के अंदर ही सिमट के रह जाए, वो जो है उस बर्तन से बाहर न निकले, तभी कीड़े का प्रकोप जो है उसको में कम होगा। कीड़ा प्रकोप कम क्या मन नहीं भी होगा। और उसमें जो है यही एयर टाइट डब्बा होना चाहिए, यही मुख्य रूप से हमको ध्यान रखना है। और उसमें तभी उसमें दवा का हमको प्रयोग करना है और तभी हमारा दवा कारगर भी होगा उसमें। और उसके बाद जो है हमारा अनाज का भंडारण सही रूप से हो पाएगा और कीड़े से इसका सही रूप से बचत होगा और हम इसका सही रूप से लाभ ले पाएंगे। तो देखा किसान भाई, मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी रबी फसलों की कटाई एवं भंडारण के बारे में। मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आसरा करेला किसान मन रोरे मन जे दुयो तरह कर जे जानकारी रोरे मन के हमरे मन दिवाली रोरे मन खातिर बहुत लाभ हो पहुँचे वाला जानकारी है और रोरे मन ये जे जानकारी से बड़ा संतुष्ट भी हो। लेकिन हाँ, बिल्कुल जी हाँ, इन सारी जानकारियों को देने के बाद वक्त होता है आपको हमारे पते को लिखने का। एकदम। तो जल्दी से हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। देखो किसान मन, तब तक रोरे मन हमरे मन कर कार्यक्रम से बनल रहो। हमरे मन फिर से आवब रोरे मन खातिर बढ़िया बढ़िया जानकारी लेके। तब तक हमरे मन दुयो जन के विदा दो। जोहार।